हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग करेंगे जो शेष भाग छूट गया था क्वेश्चन पेपर का, उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर रहे थे 2020 का जो पेपर नंबर है हमारा 346 XS, उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चनों को किया था, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, उसके आगे हम लोग आज करेंगे खंड द। और खंड द में जो पहला क्वेश्चन है वो है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं क्रमशः 10 डायोप्टर व 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और युग्म की प्रकृति क्या होगी, ये भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। 2 उत्तल लेंस हैं, उसको हम इस प्रकार से करेंगे। 2 उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस, यानी 2 लेंस है हमारे पास। तो मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट इसको करना है, तो अब चिन्ह परिपाटी का भी यूज करेंगे हम लोग। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में रखी जाती है, उसकी उत्तल लेंस की क्षमता P1 मान लेते हैं, वो किस में है, प्लस में, और उसका मान है 10 डायोप्टर है। और दूसरा जो लेंस है अवतल लेंस, उसकी क्षमता है 2 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता को माइनस पर रखते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो -2 डायोप्टर हो जाएगी। फिर कह रहा है कि संपर्क में रख दिए गए, यानी दोनों लेंसों को, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को इस प्रकार से रखा गया है, ऐसे। ठीक है ना, संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो कह रहा है कि अगर इस लेंस के सामने अगर वस्तु को रखा जाए, कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा ये भी बता सकते हैं हम लोग। और कह रहा है जो लेंस को जोड़ करके जो तैयार किया गया है उसकी प्रकृति भी बतानी है कि उसका व्यवहार अवतल लेंस की तरह होगा कि उत्तल लेंस की तरह होगा। ठीक है, तो ये हम लोग, जब हमको पता है कि जब अलग अलग क्षमताएं पता है तो उसकी कुल क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं। संयुक्त क्षमता P बराबर कितनी हो जाएगी, P1 + P2, ये फार्मूला होता है। क्षमताओं से जोड़ देते हैं हम लोग, तो P1 का मान है +10 डायोप्टर और P2 का मान है -2 डायोप्टर। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, +8 डायोप्टर आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, उत्तल। प्लस में आया है, संयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो किस में आई है, प्लस में, तो इसका मतलब है उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उत्तल लेंस की जैसी प्रकृति होगी। ठीक है ना, तो इसके लिख सकते हैं कि लेंस की प्रकृति उत्तल होगी, यानी उत्तल लेंस की तरह वो व्यवहार करेगा। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है कि अगर 25 सेंटीमीटर दूर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब ये P का मान जब पता है तो F निकाल सकते हैं, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F = 1/P होता है। लेकिन इसमें जब मेजर करेंगे तो ये मीटर में आएगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर चेंज करना है तो 100/P करेंगे तो ये सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसकी मदद से हम निकाल लेंगे उसकी फोकस दूरी। P का मान है 8 + 8, यानी फोकस दूरी प्लस में आएगी, वो उत्तल लेंस है तो प्लस में फोकस दूरी रहेगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, लीजिए, तो यह आ जाएगा 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8 और ये 25, यानी 25/2, इतने सेंटीमीटर ये फोकस दूरी हो गई। अब हमको F पता चल गया। अब और ये भी पता है कि ये जो U का मान है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाती है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार U का मान हमेशा माइनस में रखते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो फार्मूला इसमें लगा दीजिए, 1/F = 1/V - 1/U। जो लेंस का जो सूत्र होता है उसको यूज करिए। तो यहाँ पर 1/25/2 = 1/V, ये हमको निकालना है, माइनस, और यहाँ पर 1/, और U का मान माइनस में रखेंगे तो ये 25, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/25 = 1/V + 1/25,
पक्षांतर करके 1/v हो जाएगा 2/25 माइनस 1/25, यानी ये आ गया 1/25, यानी v हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी उसकी जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का किधर बनेगा, प्लस में आया v का मान, तो इसका मतलब है उसका जो प्रतिबिंब इधर बनेगा, इस तरह। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से इसका सलूशन तो हो गया कि हमने दोनों पार्ट निकाली है। इसमें कह रहा था कि स्थिति बताना है, तो स्थिति का मतलब संयुक्त जो लेंस है उससे 25 सेंटी दूरी पर बनेगा, और युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, युग्म लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल होगी, यानी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा वो। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो पहला क्वेश्चन था चौथे का। और उसके बाद अगला जो पार्ट है इसका, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब लोग तैयार कर लेते हैं, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये। तो इसको आपको बस करना क्या है, जो फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है W बराबर d लैम्डा अपॉन d, इसका निगमन कर लेना है बस। तो इसका निगमन कर लेंगे तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो निगमन ये आप लोग करना, अगर नहीं आता है तो ये आप लोग सीख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो ये अब निगमन कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब लोगों को आ रहा है ये निगमन करना। याद आ रहा है ना कि इसमें क्या होता है, दो स्लिटें होती हैं और इसके सामने एक पर्दा होता है, S1 S2 दो स्लिटें हैं, ये होता है S1 S2 दो स्लिटें हैं और इसके सामने एक पर्दा रखा हुआ है, और पर्दे की दूरी हम लोग मानते हैं कैपिटल D, और स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d, और ये जो प्रकाश यूज किया जा रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, तो d लैम्डा अपॉन d। यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर के हम लोग यहाँ से प्रकाश किरणों को डालते थे ऐसे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप लोग यंग के प्रयोग वाला है उसको कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। उसके बाद जो क्वेश्चन है अगला, गा पार्ट, जो गा पार्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये न्यूमेरिकल है। गा पार्ट देखो क्वेश्चन कैसा है, एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्ध आयु और 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा बतानी कितनी होगी, यानी कितना बचेगा वो पदार्थ, ठीक है। तो इसके जो करने का तरीका इसका ये है, अब जो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सामने रखिए और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो करने का इसका तरीका ये है कि क्वेश्चन इधर दिखना चाहिए साइड में, इसको इस बार सेट कर लें। अब ज़रा देखो करने का तरीका इसका ये है, बहुत आसान है। इसमें दे रखा है जो ये इनिशियल वैल्यू दे रखी है, यानी शुरू में उसका मान कितना है, यानी कितनी मात्रा हमारे पास है 16 ग्राम, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है रेडियोएक्टिव पदार्थ की। पता है रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन होता है, ठीक है ना, और जितने समय में उसकी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। लेकिन इसमें अर्ध आयु नहीं दी गई है, औसत आयु दी गई है। औसत आयु उसके प्रदर्शित करते हैं हम लोग टाउ से, और टाउ का मान है 1 दिन। तो अब ये हमको पता है कि जो अर्ध आयु होती है उसका औसत आयु के साथ क्या संबंध होता है। ये हम लोग इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में एक संबंध भी लिखना था औसत आयु अर्ध आयु में, तो हमने क्या लिखा था 0.6931 टाउ, ये संबंध होता है। तो इससे हम अर्ध आयु का मान निकाल सकते हैं। औसत आयु का मान दे रखा है तो 0.6931 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 0.6931 दिन। ये इसकी अर्ध आयु निकाल ली। अब हम इसको थोड़ा सा राउंड अप करके लिख लेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 दिन, ये लिख सकते हैं इसको, भाई 9 है इसको अदर हटाइए तो ये 0.7 दिन हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसकी अर्ध आयु निकाल ली। उसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर तो यहीं पर हो जाता है,
जो अर्धायु पूछ रहा था उसकी अर्धायु कितनी हो जाएगी, 0.7 दिन हो जाएगी। और कह रहा है कि अब बताना है कि 3.7 दिन बाद उसकी अविघटित मात्रा कितनी होगी, यानी कितनी बचेगी। तो इसका जो सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे उसके लिए फार्मूला होता है n = n0 1/2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। तो n निकाल लेते हैं हम लोग। n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने का तरीका होता है कि कितना मतलब जो समय दे रखा है 3.5 दिन, उसमें कितने अर्धायु होंगे, यानी इसको T/T½ ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे। कुल समय हमारे पास कितना है 3.5 और अर्धायु कितनी है 0.7, तो ये हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा n की वैल्यू। यानी जो 3.5 दिन में 5 अर्धायुओं की संख्या होगी। बात क्लियर हो गया है। तो 5 अर्धायु संख्या निकाल ली हमने। तो अब एक अर्धायु में आधी मात्रा बचती, 2 अर्धायु में उसकी आधी, 3 अर्धायु में उसकी आधी, तो 5 अर्धायु में कितनी मात्रा बच जाएगी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये अविघटित मात्रा जो n है वो निकल आई कितनी है, n होती है इनिशियल वैल्यू, 16 × 1/2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो n = हो जाएगा 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 ग्राम, इतनी मात्रा बचेगी 3.5 दिन बाद। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक छोटा क्षण चुंबक एक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्षण चुंबक को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव का जो फार्मूले जो होते हैं वो बिल्कुल वैद्युत द्विध्रुव से मिलते जुलते हैं, ये हम लोगों को पता है पहले से। तो उसी टाइप से फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। जैसे पहले तो वैल्यू नोट कर लें हम लोग जो क्वेश्चन में दे रखा है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है एक क्षण चुंबक एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, यानी बी की वैल्यू दी गई है 4.5 टेस्ला। और क्या दिया है, क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, थीटा का मान 30 अंश दिया है। यदि इस पर 4.5 न्यूटन का बल आघूर्ण लगता है, यानी टाउ की वैल्यू दे रखी है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से लिखते हैं, U का मान बताना है कितना होगा। तो U का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो फार्मूला आपको याद करो कि U चुंबकीय द्विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, -PE cos थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर पढ़ा है तो उसका फार्मूला जो होता है वो P होता है। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के लिए हम लोग एक मिनट, इसमें ये तो फार्मूला हमने उसका लिख दिया वैद्युत द्विध्रुव के लिए। चुंबकीय द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है वो होता है -MB cos थीटा। विद्युत द्विध्रुव के लिए होता है P cos थीटा, ठीक है ना। तो उसमें क्या चेंज कर देते हो, P की जगह M लिख देते हैं और E की जगह B लिख देते हैं, इतना चेंज आता है। और इसी प्रकार से टाउ की वैल्यू यानी बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो वैद्युत द्विध्रुव में लगता है P sin थीटा और यहाँ पर क्या लगेगा MB sin थीटा। ये चेंज कर देते हैं हम लोग, P की जगह M और E की जगह B, जो फार्मूले वैद्युत द्विध्रुव के उसमें हम लोग चेंज करके ये वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों क्या करें, ये तो दो अलग अलग फार्मूले हो गए, तो ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया और ये
बल आघूर्ण का फार्मूला हो गया। अब दोनों डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने तो क्या बनेगा, अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को तो क्या आ जाएगा, u अपान टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा अपान एम बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इससे देखो एम बी से एम बी कैंसिल हो जाएगा, u अपान टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो u इज इक्वल टू यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस टाउ कॉट थीटा हो जाएगी। अब वैल्यू लगा दो यहाँ पर, माइनस टाउ की वैल्यू दे रखी है, देखो इसमें क्वेश्चन में हम लोगों ने नोट किया है, यहाँ पर टाउ की वैल्यू है 4.5, वैल्यू है 4.5 10 की घात माइनस 2, तो टाउ की वैल्यू यहाँ लगा दें 4.5 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा वैल्यू कितनी दे रखी 30, तो कॉट 30 की वैल्यू याद है तुम लोगों को, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू कॉट 30 की वैल्यू 1030 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। √3 की वैल्यू लगा दीजिए इसमें और उसको मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस तो साथ में चलेगा इसके, 4.5 10 की घात माइनस 2 और इसका 1.732, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 7.794 इंटू 10 द पावर माइनस 2 जूल, ये आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम राउंड अप करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 7.8 इंटू 10 द पावर माइनस 2 जूल, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें चौथे का जो अंगा पार्ट है, उसमें देखो क्या कह रहा है, एक अनंत लंबाई के समान चुंबकीय क्षेत्र से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10 की घात माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से करेंगे तो देखो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, पहले तो वैल्यू नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th का अंगा, तो 4th का अंगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें अनंत लंबाई, जो क्वेश्चन देखो इसमें कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ये अनंत लंबाई का चालक तार हो गया, इससे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और जो उसका जो रेखीय घनत्व है, रेखीय घनत्व से लिखते हैं लैम्डा से, लैम्डा का मान दे रखा है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलाम प्रति मीटर, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है रेखीय घनत्व। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है। तो कह रहा है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र ने वैद्युत क्षेत्र बताना है कितना होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान ये तुमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला याद करो जरा, अनंत लंबाई के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं और फार्मूला निकल करके आया था E = 1/4πε0 2 लैम्डा अपान R, या D कुछ भी यहाँ से डिस्टेंस जो भी होती है। ठीक है, यहाँ R की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दो 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 2, लैम्डा की वैल्यू 10 × 10 की घात माइनस 8 बटे R, R दूरी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 2 सेंटीमीटर को, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 9, तो ये बचा केवल यहाँ पर, और पावर है बची है, अब तो उसको देख लें, ये ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो गई, तो 9 2 11 और 1 12 माइनस 8 कितने बचे, प्लस के 4 बचे, प्लस के 4, और इसका मात्रा लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या हम लोग वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये निकाल लिया गया। इतना पूछ रहा था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो फोर्थ क्वेश्चन था वो खत्म हो जाता है। इस पार्ट में आंकिक प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, और उसके बाद जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें देखो, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमको ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम, पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। PQRS चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हैं, इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें किरचॉफ का जो दूसरा जो नियम है उसी का यूज करना है। और संतुलन अवस्था का मतलब ये होता है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। इसका अगर इससे पांचवा क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें क्या करना है हमको, एक चतुर्भुज बना लो पहले चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके। तो संतुलन की अवस्था से यहाँ पर तात्पर्य होता है कि हम जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाए हुए हैं बीच में, उसमें विक्षेप ना हो, और बैटरी यहाँ पर लगा दें। इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, बैटरी को हम लगा देते हैं यहाँ। और संतुलन की अवस्था से तात्पर्य है कि इसमें जो धारा है वो कितनी होनी चाहिए, 0। तब ये P और Q, R और S का जो अनुपात होता है ये बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं। यहाँ धारा I चली, इस जगह से दो भागों में बटेगी, इधर I1 जाएगी, इधर I2 जाएगी, इधर धारा जाना नहीं, क्योंकि संतुलन की अवस्था का मतलब यही होता है कि हमने चारों प्रतिरोध को समायोजित किया है, इसमें धारा नहीं जाएगी कोई। ठीक है, जो धारा इधर I1 जा रही वो पूरी इधर चली जाएगी इधर, और इधर जो I2 धारा जा रही है वो पूरी इधर आ जाएगी I2, और फिर मिल करके I1 + I2 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, इधर धारा फिर I हो जाएगी। इसमें पहले इस लूप पे लगाइए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, और इसमें भी लगाइए किरचॉफ का सेकंड नियम। दोनों में दो अलग अलग लूप बना करके किरचॉफ का नियम लागू करके इसका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये आप नहीं अगर करना आ रहा है तो आप व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो हमने पढ़ाया उसको आप देख करके इसकी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, और श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें पहले तो वैद्युत अनुनाद परिभाषा लिख देंगे। तो वैद्युत अनुनाद की परिभाषा लिखने के लिए देखिए पहले तो हम समझ लेंगे वैद्युत अनुनाद होता क्या है। वैद्युत अनुनाद से तात्पर्य देखो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ख पार्ट, इसमें वैद्युत अनुनाद से तात्पर्य है कि जब किसी भी LCR परिपथ में, LCR जो परिपथ होता है कि पहले प्रतिरोध लगा दें इसमें हम, फिर एक धारिता लगा दें और फिर एक कुंडली लगा दें, तो ये LCR परिपथ कहलाता है। तो R और C और L ये LCR परिपथ हो गया। ठीक है, इसमें हम प्रत्ययवर्ती धारा लगा देते हैं, V = V0 sin ωt। प्रत्ययवर्ती वोल्टेज लगाया, धारा प्रवाहित हुई, इसका जो प्रतिरोध होता है वो तो R लिखा हमने, ये इसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, जिसको XC से लिखा जाता है, और इसको हम लोग लिखते हैं XL से, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं कुंडली के प्रतिरोध को। तो इसमें जो वैद्युत अनुनाद से, अनुनाद का मतलब ये होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ की आवृत्ति उस पर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर होती है, तो उसमें जो धारा का मान है वो बहुत अधिक हो जाता है। इस घटना को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। और ये तभी होता है जब धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है ना, समान कला से मतलब क्या है, वोल्टेज धारा दोनों समान कला में कब होंगे, जब उनके बीच कलांतर 0 होगा। तो अगर हम ये देखें कि अगर LCR परिपथ है तो प्रतिबाधा कितनी होती है इसकी, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। LCR पर प्रतिबाधा का मान कितना होता है, √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, ये प्रतिबाधा होती है इसकी। और जो कलांतर कितना होता है, tan phi = tan phi की वैल्यू कितनी होती है,
tan फाई की वैल्यू होती है XL माइनस XC अपान R। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में होता क्या है कि XL और XC ये दोनों बराबर हो जाते हैं। वैद्युत अनुनाद तभी कहते ही हैं कि जब धात्रीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात बराबर हो। देखिए इसको कई तरीके से हम लोग बताते हैं कि वैद्युत अनुनाद का मतलब क्या होता है कि LCR परिपथ में जब परिपथ की आवृत्ति उस पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर होती है तो इस परिपथ को हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। उसका कारण ये है कि जब आवृत्ति बराबर होंगी तो XL और XC ये बराबर हो जाते हैं। XL XC बराबर होंगे तो ये जब प्रतिबाधा निकाली जाएगी तो ये XL XC दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब बराबर होगी तो प्रतिरोध बचेगा, केवल सबसे मिनिमम जो प्रतिरोध होगा वो होगा परिपथ में। जब प्रतिरोध मिनिमम होगा धारा क्या होगी, अधिकतम होगी, और इस घटना को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर वैल्यू लगा दो, इसका XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मतलब होता है 1/ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/LC। ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC हो जाएगा ये, और ओमेगा की वैल्यू लगा दो 2πf इक्वल टू 1/√LC, या f इक्वल टू होता है 1/2π√LC। ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ये 1/2π/LC ये परिपथ की आवृत्ति है, और ये जो f लिखी गई है ये आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है। तो ये दोनों अगर बराबर होती हैं तभी वैद्युत अनुनाद होता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से डेरिवेशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, वो तो परिभाषा उन्हें बताई कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो होता है LCR परिपथ होता है, उसमें जब परिपथ की वास्तविक आवृत्ति या स्वाभाविक आवृत्ति को कहते हैं, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति उस पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर होती है, तो इसे हम इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तथा इस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है तथा इस अवस्था को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा ये भी क्लास में पढ़ाई गई है, पढ़ाई गई होगी आप सभी लोगों क्लास में, तो इसकी परिभाषा हम लोग हिसाब से लिख लेंगे और उसका डेरिवेशन भी हम f इक्वल टू 1/2π/LC निकाल लेंगे। अनुनादी आवृत्ति के व्यंजक प्राप्त करना है तो ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो गा पार्ट है, अगला जो क्वेश्चन है 5वें का गा, ये भी एक डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, लेकिन शर्त है इसमें कि इसमें कह रहा है कि प्लेटों में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की धारिता का सूत्र क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/d-t प्लस T/K। इसका डेरिवेशन करना है। यानी इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको प्लस Q और माइनस Q आवेश से आवेशित किया गया है, और उसके बीच में ये आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसकी मोटाई है T। ठीक है, और इसका परावैद्युतांक है K। तो बताना है कि उसकी धारिता कितनी होगी। तो अब हम ये फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसकी तैयारी कर लेंगे आप लोग। उसके बाद अगला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक और है, उसमें कह रहा है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि ये चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिसे पहला पार्ट होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जिंक है, कापर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। और जो ये जो गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित होने का, इसको कहा जाता है प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो ये सब आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है, उसको केवल आप लोगों को रिवाइज करना है। और इसके गुण भी हम लोग याद कर लेते हैं, अलग अलग सभी के गुण भी हैं, तो इसको
याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूले नहीं है, केवल आपको याद करना है कि अनुचुंबकीय का मतलब क्या हो गया, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सोडियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 इसको कहते हैं हम लोग, एल्युमिनियम है, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ का अपर रूप समझो, जो ज्यादा मात्रा में जो गुण जिसमें पाए जाएं, अनुचुंबकीय पदार्थ के जो गुण होते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से, भाई जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो मामूली चुंबकित होते हैं, और ये कैसे होते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ, और इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल भी कोबाल्ट, निकिल, ये आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है, ये सब आप याद कर सकते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। उसके बाद जो इसमें ये अंगा जो क्वेश्चन है 5वें का, उसमें 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट इसमें इस प्रकार से हैं कि एक तो कह रहा है कि अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसमें किरण आरेख खींचना कह रहा है केवल कि किरण आरेख हम लोग कैसे खींचेंगे। अपवर्तनीय दूरदर्शी थी, खगोलीय दूरदर्शी है ये। अपवर्तनीय दूरदर्शी का मतलब आपको बताना है कि जिसमें दोनों जो है लेंस हमारे वो उत्तल हों, और एक होती है परावर्तक दूरदर्शी। ये अपवर्तक दूरदर्शी किनारे खींचना है, उसमें हम लोग अब दर्पण का यूज करते हैं अवदर्शक के स्थान पर, तो इसमें लेकिन हमको दोनों उत्तल लेंस का यूज करके ये किनारे खींचना है। तो ये हमको पता है कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अवदर्शक होता है बड़ी फोकस दूरी का होता है, तो बड़ी फोकस दूरी के लिए किनारे हम लोग इस प्रकार से खींच सकते हैं। देखो पहले तो बड़ी फोकस दूरी का अवदृश्य लेंस बना लो, ये उसका मुख्य बना लिया। उसमें वस्तु कहाँ रखी होगी, दूरदर्शी है तो वस्तु बहुत अनंत पर होती है, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मान लो ये वस्तु रखी यहाँ, ये कहाँ पर रखी है, अनंत पर। अब इससे अनंत पर रखे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो कि बड़ी फोकस दूरी का है, तो ये हम मान लेते हैं FO, ये अवदर्शक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इसका फोकस है। तो जो अनंत पर रखी वस्तु में होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, तो उसको हम लोग अनंत से आने वाले किरणों को फोकस पर ले जाएंगे, इस प्रकार से अपवर्तित करा करके ऐसे यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये फोकस पर ही बनेगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसको आप सही से बनाएंगे। ये इसका प्रतिबिंब बन गया A' और B'। अब इसके सामने हम एक रखेंगे नेत्रिका, जो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक की होती है ये। अब इधर अब ये क्या करेगा, जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा, तो वस्तु मान करके किनारा खींचेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, तो ये फोकस से, भाई छोटी फोकस, इसका फोकस यहाँ पर होगा FE, फोकस से होकर के जाएगी, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं। ऐसे इनको जब हम सही से जब खींचेंगे तो ये किरणें तो पीछे नहीं मिलेंगी, बल्कि ये फैलती हुई जाती हैं बाहर की तरफ। ऐसे इनको जब पीछे जब बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर बनता है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब हमको A' और B' दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये तो किनारे खींच लेंगे, और ये इस प्रकार सेट करना है कि ये जो प्रतिबिंब वो कैसा बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इधर नेत्रिका की तरफ से हम लोग देखते हैं, तो नेत्रिका से दूरी जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से किनारे इसका खींच लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये प्रतिबिंब जो है अवदृश्य का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएंगे, फोकस पर, और इस नेत्रिका को इस प्रकार सेट करेंगे ये जो इसका जो फोकस इधर होगा FE, वो उसके अंदर हो जाए, यानी FE और लेंस के बीच में ये वस्तु आ जाए कहीं, तभी इसका प्रतिबिंब इधर दिखाई पड़ेगा। ये सेट करना है इसको। तो इस प्रकार से ये तो किनारे खींच लिएंगे, और उसके बाद कह रहा है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ क्या होगा। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र अब कब बताना है, जब
प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है। इसमें दो स्थितियां होती है ना, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अनंत पर बनाने के लिए इसको हम इतना खिसका दें कि ये प्रतिबिंब इस फोकस पर आ जाएगा, तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनता है एकदम। लेकिन वो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन करना नहीं है, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखना है -FO/FE 1 + FE/D। ये फॉर्मूला लिख देना है। जहाँ पर आप ये लिख देंगे वैल्यू, जहाँ पर FO और FE क्या है, ये अभिदृश्यक तथा नेत्रिकाओं की फोकस दूरियां हैं, और D है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये तो खगोलीय दूरदर्शी किरण आरेख, उसके आवर्धन सूत्र लिख देंगे तो बस आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नीचे वाला क्वेश्चन करना है। दोनों में से एक ही क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में यहाँ, लेकिन हम लोग दोनों कर रहे हैं। अगर अथवा वाला क्वेश्चन करना है तो उसमें भी एक आप अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिदृश्यक लेंस तथा 6.2 सेंटीमीटर फोकस दूरी के का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं। इसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता भी बतानी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसमें हम लोग करते क्या है कि पहले ये ऐसे क्वेश्चन करना बड़ा कठिन हो जाएगा कि सीधे पहले से किरण आरेख खींच करके इसको समझें। अब किरण आरेख इसमें दूरदर्शी यूज की जा रही है, सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी किरण आरेख पहले खींचो। सूक्ष्मदर्शी कैसे होती है? अभिदृश्यक इसमें जो है बड़ी अभिदृश्यक जो होता है सूक्ष्मदर्शी में, तो कैसा होता है, एक मिनट जरा देखो, इसको सेट कर लेना, दिखेगा आपको कुछ। इसमें हम जो सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है वो छोटा होता है, और जो नेत्रिका होती है वो बड़ी होती है। बड़ी फोकस दूरी का भी होता है और द्वारक भी उसका बड़ा होता है, यानी आकार। अगर अब हम इसके सामने वस्तु रख रहे हैं, वस्तु हम रखते हैं हमेशा इसके फोकस से बाहर, इसका भी छोटी फोकस दूरी FO हो गया, ये FE है, ये E है, नेत्रिका है, ये इससे बाहर वस्तु रखे, छोटी वस्तु है, सूक्ष्मदर्शी तो छोटी वस्तु होगी, मुख्य इसके समांतर ले जाओ तो इसका फोकस यहाँ पर होगा, FO फोकस से होकर के जाएगी प्रकाश किरण, ठीक है। और प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे तो सीधे निकल जाएंगे और दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो A' और B' बनता है। ये प्रतिबिंब इसके लिए नेत्रिका का काम करेगा। तो नेत्रिका के सामने वस्तु रखी होगी A' B', इसका किरण आरेख मुख्य के समांतर फोकस से होकर के जाएगी। तो बड़ी फोकस दूरी का है, थोड़ा दूर ले जाओ इसको और ये सामने ले जाओ, तो ये देखो ये किरणें इधर कहीं नहीं मिलेंगी। इन किरणों को जो हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश किरणें इधर कहीं मिल जाती हैं ऐसे। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पर बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरणें पिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो किरण आरेख हो गया। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि असंयुक्त लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक, तो यानी क्या दे रखा है, FO का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ध्यान समझना। और उसके बाद FE का मान भी दे रखा है 6.25, ये वैल्यू भी दे रखी है सेंटीमीटर, FE का मान है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर हैं, तो 15, इसका मतलब ये दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। चित्र में देखो, तो इसका मतलब है ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है क्या होती है, VO है। VO का मतलब अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब ये जो प्रतिबिंब बना इसके लिए वस्तु का काम करता है, तो इसका मतलब ये इस लेंस से वस्तु की दूरी हो जाए। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, U से। नेत्रिका लिख रहे हैं तो सफिक्स में V लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब VO + UE, ये वैल्यू दे रखी 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई। VO + UE का मान है ये 15 सेंटीमीटर है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद यानी कह सकते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो गई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कब हो गई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब ये किस तरीके से आप कह सकते हैं, तो कह रहा है कि वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूर रखा जाए, यानी अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी
ओ ये पूछ रहा है कितनी है, यू ओ का मान हमको ज्ञात करना है और कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता हो। अंतिम प्रतिबिंब से तात्पर्य क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये बने। तो इसका मतलब लेंस नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी हो गई। नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी लिखते हैं v से, नेत्रिका के लिए यूज करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। चिन्ह पर पाटे लगाएंगे तो माइनस में यूज किया जाएगा क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर रखा है। समझ में आ रहा है? तो इतना तो क्वेश्चन में दिया है, इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है। आप जरा देखो, निकालना हमको VO है, लेकिन VO तभी निकाल पाएंगे जब हमको VO पता हो। VO जब पता हो, भाई हमको FO पता है, VO निकालना है तो VO और पता चल जाए तो फार्मूला हम लगा देंगे। तो VO कैसे निकलेगा? VO का मान यहाँ से निकलेगा 1 नंबर से, जबकि UV का मान जब हमको पता हो तब। तो पहले UV निकालो क्या होगा, तो यू निकालेंगे। लेंस चूंकि नेत्रिका के लिए हमको पता है, फोकस दूरी पता है और नेत्रिका से उसकी वस्तु की दूरी भी पता है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, UE का मान। तो पहले नेत्रिका के लिए सूत्र लगाओ, नेत्रिका के लिए सूत्र लगाएंगे लेंस का 1/Fe = 1/VE - 1/UE। ये लगा देंगे, वैल्यू लगाओ। 1/Fe 6.25 = 1/UE। UE का मान है -25, ये दे रखा है 1/UE। ये हमको ज्ञात करना है। कितनी वैल्यू हो गई ये, इसको पक्षांतर कर लो, दशमलव खत्म कर लें तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो गया ये 1/UE = इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और इसमें 100/625 लिख लो, माइनस का ये है यहाँ पर इतना। तो ये 25 से काट दो, 25 पंचे 25, शाम 625 होते हैं, 25 100 को 100, यानी ये हमारे पास 1/UE = हो जाएगा 4/25 - 1/25 कितना हो गया 5 - 5/25, यानी 1/-1/5 आ गया। यानी UE की वैल्यू आ जाएगी वो -5 सेंटीमीटर आ गई है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो UE का मान तो -5 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा तक यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर ये है कि माइनस तो बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है, यानी वस्तु है, जो ये वाला जो प्रतिबिंब बात हो रही है वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो इसमें ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू जरा वहां रख दें समीकरण नंबर 1 में। तो आंकिक मान इसका कितना होगा, हमको यहाँ पर दूरी से मतलब है, तो आंकिक मान इसका कितना होगा 5 सेंटीमीटर। केवल आंकिक वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। माइनस तो बता रहा है कि जो प्रतिबिंब वस्तु है वो किस तरफ रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू जरा हम समीकरण नंबर 1 में लगा दें, इसको इधर देख लो। तो UE का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, VO + 5 = 15। तो VO = कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये VO का मान आ गया, यानी ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितनी दूरी बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। तो जब आप देखो, अब यहाँ पर पुनः सूत्र हम लगाते हैं कि जब VO पता चल गया, FO पता है और UO पूछ रहा है, तो अब जरा आप दर्शक के लिए सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। अब दर्शक के लिए 1/FO = 1/VO - 1/UO। तो यहाँ से 1/FO का मान कितना है 2 = VO, ये VO हम लोग निकाला है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस ये UO है 1/VO - 1/UO। ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमको ज्ञात करना है 1/UO की वैल्यू। तो UO बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है बीच में, तो यहाँ VO
VO 1/UO इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/2। ये वैल्यू हो गई, कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/2, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग -4/2, 4/2 आएगा। देखो कितना हो गया ये, इसको कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 4/2 कहाँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम नीचे इसका 10 आएगा ना, ये तो 4/10 हुआ ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2/5, ये वैल्यू हो गई। तो UO का मान कितना हो जाएगा -5/2, तो या इसलिए लिख सकते हैं -2.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो दूरी होगी ये 2.5 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह बता रहा है कि लेंस के बाईं ओर वस्तु रखी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, इसको एक बार और दोबारा देख लेंगे वीडियो पीछे करके, तो ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन हमारा उद्देश्य ये है कि पहले हमको नेत्रिका के लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे, और नेत्रिका सूत्र लगाने के बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे UE का मान। और UE का मान हम जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वाले सूत्र में रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू हम VO की। फिर अवदर्शक के लिए सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र जो होता है कि 1/FO = 1/VO - 1/UO। वहाँ पर FO और VO की वैल्यू रख करके UO की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो आंसर आ जाएगा हमारा -2.5 आएगा। माइनस तो सिर्फ बताता है कि लेंस के बाईं ओर वस्तु रखी गई है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो इसका जो शेष भाग जो पेपर का बचा हुआ क्वेश्चन पेपर का, उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।